अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के बच्चों के लिए है। अपनी आप बुक्स ओपन कर लीजिए, चैप्टर नंबर 3 निकाल लीजिए और उसके निकाल लें शॉर्ट क्वेश्चंस, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे उसके शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें से 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन एनुअल के अंदर लाजमी आते हैं। इसलिए जितनी भी डिस्कशन होगी उसको तवज्जो से गौर से सुनिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखे हुए, इनके यहाँ पे जस्ट आंसर लिखे हुए हैं। मैं आपको साथ में शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर दूंगा और आप उसको अपने साथ बुक रख लेंगे तो आपको उनको पढ़ने में और क्वेश्चन के आंसर को समझने में आसानी होगी। ओके, हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है हमसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में, देन यूनिट ऑफ वेलोसिटी और यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन के बारे में। तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। वही वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तब उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब वो जो वेलोसिटी होती है उसको क्या कहते हैं हम, वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए तो वेलोसिटी बनती है, वेलोसिटी में चेंज आए तो एक्सीलरेशन बनता है। और चेंज किसके लिहाज से हो, टाइम के लिहाज से, तो हम फिर क्या डेफिनेशन लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसको स्मॉल ए से शो करते हैं, चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सीलरेशन हो, दोनों वेक्टर्स क्वांटिटी है। वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, तो यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी पे डिपेंड करता है एक्सीलरेशन, और वो फार्मूला क्या आएगा, वी ओवर टी। तो वेलोसिटी का यूनिट पहले ही मीटर पर सेकंड था, जब टी पे आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, फिर हमारे पास एक नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली हमने अपवर्ड थ्रो किया है, तो उसके जो साइन में चेंज आता है आपने वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। एक तो ग्रेविटी की वजह से, एक उसकी रिलेटिव मोशन की वजह से। तो दोनों की वजह से जो साइन आएगा एक्सेलरेशन का वो नेगेटिव आएगा। ग्रेविटी की वजह से नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड जा रहा है। और रिलेटिव मोशन की वजह से इसलिए नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे अपवर्ड जा रहा होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज कर रही होती है। क्या कर रही होती है, डिक्रीज। और जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज करे तो उसके उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो नेगेटिव होता है। इज दैट क्लियर? थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि क्या कोई ऑब्जेक्ट अपनी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर सकता है जबकि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। देखें, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब होता है जब वेलोसिटी में चेंज इक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो उसमें जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। सही है, लगता है ऐसे लेकिन ऐसा है नहीं। बिल्कुल इसका जवाब यस है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। और ये कब हो सकता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। देखें, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, पहले डायरेक्शन किस तरफ है, अपवर्ड। मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, वो रुक जाता है और फिर किस तरफ आना शुरू करता है, डाउनवर्ड। ठीक है, जब वो डाउनवर्ड आता है और जब वो अपवर्ड जा रहा तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, अब जब डाउनवर्ड आया तो डायरेक्शन किस तरफ हो गई, नीचे की तरफ। लेकिन दोनों केसेस में जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या रही है, सेम। एक्सेलरेशन किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास जो है थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ है कि उसने कहा है कि दो बॉल्स को फेंका गया है। ठीक है, एक को अपवर्ड फेंका गया था और दूसरी बॉल को एक हाइट से नीचे की तरफ फेंका गया है। तो अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें
दोनों की स्पीड क्या होगी। देखिए दोनों डिफरेंट टाइम में तो हिट करेंगी, लेकिन दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो बॉल अपवर्ड मूव की थी और जो बॉल आपने डायरेक्ट नीचे को फेंकी थी, दोनों पर जो ग्रेविटी है वो सेम एक्ट कर रही है, उस पर कोई भी दूसरी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो जस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसलिए दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है बहुत शॉर्ट और डिटेल में, बाय इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन, ठीक है, बोथ ball strikes the ground with same speed, ठीक है, because the ball moving upward will gain the same velocity at the common point where the second ball started moving downward। ठीक है, इसके पीछे एक ही फैक्टर है और वो ये है कि आपने एयर फ्रिक्शन को क्या किया हुआ है, इग्नोर। हाँ, अगर एयर फ्रिक्शन इग्नोर ना होती तो फिर दोनों की स्पीड सेम नहीं होनी थी। आगे उन्होंने कुछ 3 से 4 केसेस पूछे हुए हैं। 3 से 4 केसेस में क्या है, उन्होंने एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान पूछा हुआ है केसेस आपसे। केसेस में उसने कहा है कि जी बताएं एक्सीलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल कब होते हैं, एक केस। दूसरा एंटी पैरेलल कब होते हैं, दूसरा केस। तीसरा परपेंडिकुलर कब होते हैं, ठीक है, ये 3 केस हो गए। चौथा केस उसने ये पूछा हुआ है कि वेलोसिटी जीरो हो जाए लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो। पांचवा केस ये पूछा है कि एक्सेलरेशन जीरो हो लेकिन वेलोसिटी जीरो ना हो। तो हम इन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, पैरेलल तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही हो, वेलोसिटी क्या कर रही हो, इंक्रीज, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम। एंटी पैरेलल का मतलब होता है जब एंगल कितना हो जाए, 180। 180 तब भी हो सकता है जब किसी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो। फॉर एग्जांपल, आप बाइक चला रहे हैं, आपने एकदम ब्रेक अप्लाई कर दी तो वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, इसका कॉमन आंसर क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या कर रही हो, डिक्रीज कर रही हो। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब जब एंगल कितना हो जाए, 90 हो जाए। याद रखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है। किसके अलोंग होती है, अलोंग द टेंजेंट। फॉर एग्जांपल, ये सर्कल है जो कि बहुत ही बुरा बनाया मैंने। ये कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यहाँ पर इस किनारे को छू के गुजर रही है, तो ये इसकी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी। और एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, तो इनके दरमियान एंगल कितना बना यहाँ पे, 90। तो इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट इसमें मूव करता है सर्कल में, तब उनके दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 होता है। क्लियर। उसके बाद v इज जीरो बट a इज नॉट जीरो। v जीरो हो जाए लेकिन a जीरो ना हो, तो ये केस तब बन सकता है जब आपके पास कोई जो कार है वो मूव करे, स्टार्ट, अब अभी जस्ट स्टार्ट मूविंग करें, ठीक है। या आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, जब भी वो कार मूव करना शुरू करती है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है ना, वो रेस्ट में होती है। आप ये भी इसका कह सकते हैं, या आप इसका जवाब ये भी दे सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड इट रीचेस एट मैक्सिमम हाइट, जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है तब जाकर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। ठीक है। अब अगला केस क्या है, ए इज जीरो बट वी इज नॉट जीरो। याद रखिए, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है कांस्टेंट, कांस्टेंट कह दें या हम कह दें यूनिफॉर्म, क्या कह दें, यूनिफॉर्म, तब वेलोसिटी में चेंज पैदा नहीं हो रहा होता, तब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। एक्सेलरेशन पैदा ही तब होता है जब वेलोसिटी में क्या है, चेंज। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास 7 क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन में ये है, उसने आपसे एक ना केस पूछा है। उसने कहा केस ये है कि क्या जो मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी है वो स्पेशल केस है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अभी तो मैंने बात बताई है कि जब मोशन कांस्टेंट हो, जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। कहते हैं क्या ये स्पेशल केस है, जी ये बिल्कुल स्पेशल केस है। पहले यस लिखेंगे, फिर आप पूरी बात को जो सवाल है उसी को एज इट इज रिपीट कर देंगे। ठीक है। अब स्पेशल केस कैसे है, देखो, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तब उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। और जीरो भी कौन सी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इसलिए ये एक क्या बन गया, स्पेशल केस बन गया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि साबित आपने करना है
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये आपने बात साबित करनी है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लिखना है एक्सीलरेशन का फार्मूला। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई डेल टी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बनाना है फोर्स। तो हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मैथ से। ठीक है, जब हम लेफ्ट साइड को मैथ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे ए है, जब ए को मल्टीप्लाई किया किससे, एम से, तो एम ए क्या बना देता है, फोर्स बना देता है। जब ये एम दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एम वी एफ। ठीक है, और फिर क्या बन जाएगा, एम वी आई। तो ये एम वी एफ बन गया, ये क्या बन गया, एम वी आई। और डिवाइड किस पे हो रहा है, टाइम पे। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या कहलाता है, मोमेंटम। ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, इनिशियल मोमेंटम। तो ये हमारे पास जब फाइनल में से इनिशियल निकालते हैं तो क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम किस पे डिवाइड कर रहे हैं, टाइम पे। उसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमने ये बात साबित कर दी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के। इज दैट क्लियर? ओके, अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताएं इम्पल्स क्या होता है। याद रखिए, यही टाइम जो हमने ऊपर सवाल में डिस्कस किया है, यही टाइम अगर जाके मल्टीप्लाई हो जाए किससे, फोर से। ठीक है, और ये टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट हो, टाइम इंटरवल क्या हो, बहुत शॉर्ट। तो फिर फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो होता है इम्पल्स। इम्पल्स वैसे बेसिकली कहते हैं कि बहुत कम टाइम के बहुत छोटे इंटरवल में जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं तो क्या पैदा करती है, इम्पल्स। जैसे हम क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल वो किसी इंस्टेंट पे लगाते हैं, हिट करते हैं, तब वो क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इम्पल्स। और इम्पल्स हमेशा किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो ये हमारे पास आ गई इम्पल्स की डेफिनेशन। यहाँ पे ये क्रॉस नहीं है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। ठीक है, साइन क्रॉस का लग रहा है ये प्रोडक्ट। ओके, और इम्पल्स के भी वही यूनिट होते हैं जो किसके होते हैं, मोमेंटम के। ये बात भी याद रखना, ये एज अ एमसीक्यू जा सकता है। इम्पल्स और मोमेंटम क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ओके। आगे आगे हमारे पास 10th शॉर्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब आइसोलेटेड क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, सिर्फ उसकी इंटरनल फोर्सेस हों। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंस में सबसे बड़ा जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो हमारी अर्थ है। अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, सूरज की। सूरज से बड़ी कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ना सूरज, अगर जो हमारी अर्थ है वो आइसोलेटेड तब नहीं होगी जब सूरज से बड़ा कोई सियारा उसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। लेकिन सिर्फ उस पर सूरज ही है और उसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जितनी भी बाकी फोर्सेस लग रही हैं वो इतनी कम है कि हम उनको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, निग्लिजिबल है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो अर्थ है उसको हम एज अ आइसोलेटेड सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही इसकी क्या है, इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये मैं जो फाइल है ना वो साथ में अटैच कर दूंगा, तो आप यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इनके आंसर जो हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास उसने पूछा है कि एक प्रोजेक्टाइल को आपने लॉन्च किया है, मिसाइल को लॉन्च किया है, उसकी स्पीड मैक्सिमम कहाँ पे होगी और मिनिमम कहाँ पे होगी। लेकिन जब कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया जाता है तो उसकी इनिशियल पॉइंट पे और जहाँ पे वो हिट करता है ग्राउंड पर, इन दोनों पॉइंट पे स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम। तो यही लिखा हुआ है, एट लॉन्चिंग एंड हिटिंग पॉइंट द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। मिनिमम कहाँ पे होती है, जहाँ पे हाइट मैक्सिमम, जहाँ पे हाइट क्या हो, मैक्सिमम, वहाँ पे स्पीड क्या होगी, मिनिमम। बस ये आपने दो बातें बता देनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही मेरा हौसला बढ़ाती है और फिर मैं बिजी रूटीन में भी टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।